वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, आज हम लोग इस सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से पूछेंगे। इसका थ्योरी पार्ट्स और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बच्चों, ये विश्व में मुख्य रूप से 4 बड़ी सभ्यताओं का उदय हुआ था। ठीक है, 4 बड़ी सभ्यताएं विश्व में आई, जिसमें से नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ये 4 प्रमुख है, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बच्चों, इस सभ्यता में आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैप में कि ये सभ्यता भारत के किस एरिया में थी। बच्चों, ये है भारत का मैप, जिसमें से आप देख पा रहे हो कि इसके उत्तर पश्चिमी भाग में ये सभ्यता विकसित हुई। क्योंकि किसी भी सभ्यता का विकसित होने के लिए वहाँ पर उस तरह की परिस्थितियाँ, उस तरह के सिचुएशंस होना ज़रूरी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि ये सिंधु नदी की सभ्यता है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। इसके अंदर कई सभ्यताओं ने जन्म लिया। सबसे पहले आप ये जान लो कि सभ्यता बोलते किसको है। सभ्यता मतलब कि एक ऐसी परंपरा जो बहुत ही कभी बहुत ज़्यादा विकसित थी। उस समय लोग जीवित थे और उनका एक जीने का एक तरीका था, वो उनका एक रहन सहन था। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, यहाँ से जो आप मैप देख पा रहे हो, जहाँ पर अभी हमारा कश्मीर वाला एरिया और इधर जो है पाकिस्तान वाला एरिया देख पा रहे हो, वहाँ से ये चूँकि पाकिस्तान अभी तो हमारे साथ में नहीं है, तो ये यहाँ पर ये मुख्य रूप से, चूँकि ये प्राचीन भारत का मैप है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मोहनजोदड़ो का जो है, हड़प्पा का। ठीक है, ये सब सभ्यता में डिटेल्स में आपको नीचे अंदर में बतलाऊंगी कि ये सब चीज़ें कैसे विकसित हुई। तो यहाँ पर गुजरात वाले एरिया में आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इसी भाग में ये सभ्यता ने जन्म लिया था। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इसको। देखिए, ये सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। रावी नदी, ये जो आप लकीर वाला निशान देख रहे हो, ये सब उस समय की नदियों को सूचित करता है। और चूँकि सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की थी, मोहनजोदड़ो की थी, तो ये रावी नदी के किनारे की सभ्यता है। किसी भी जन्म को विकसित होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके आस-पास जो है जीने की परिस्थिति रहे, पानी रहे, जंगल रहे, है ना। तो वहाँ पर वह लोग विकसित हुए और अब उनकी परंपराएं विकसित हुई और उस तरह से वो एक सभ्यता का रूप धारण कर लिया। इस सभ्यता का विकास 2300 से 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि इसका पहले वाला वीडियो जो है वो महात्मा बुद्ध का है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको मैंने क्या बतलाया था कि ये जो सभ्यता है वो कब, जो ईसा मसीह का जो जन्म है उनके उससे पहले का, चूँकि वो उनके जन्म को 0 पॉइंट माना गया और उसके पहले जितना हम लोग पीछे चलते चले जा रहे हैं, उतना साल को हम लोग काउंटिंग करते चले जा रहे हैं ऋणात्मक रूप में, नेगेटिव मतलब कि माइनस में। ठीक है, और उनको 0 मानते हैं। उनके जन्म के बाद के समय को हम लोग ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, तो आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ, यानी कब ये हमारे पास थी। क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जिसको हम लोग देखे हैं, जिसको हम लोग जो लिखित में मिली हुई है। ठीक है, जिसको हम लोग
फिल्मों में देख पाते हैं, जिसको हम लोग किताबों में पढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जिनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उस समय लेखन कला विकसित नहीं हुई थी। तो उसके पहले भी इंसान इस धरती पर था, और अब वो एक परंपरा के साथ ये धरती पर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसी थिंकिंग के साथ हम लोग आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी के बीच ये सभ्यता थी। ठीक है, इसमें तीन बड़ी सभ्य इस सभ्यता को तीन बड़े नाम से हम लोग जानते हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले, या त्राम कास युगीन सभ्यता बोले। ऐसा क्यों है, क्या है, इसका रीजन हम आपको यहाँ पर दिखाते चले जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंधु, मेन रूप से सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है ना। तो इसके जो खोज करने वाले, चूँकि ये खोज कब हुआ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय जब रेलवे जो आपके पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाया जाने लगा, तो उस समय जब वहाँ पर खुदाई हुई तो कुछ अनमोल चीज़ें मिलना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद सबको ऐसा फील हुआ कि यहाँ की मिट्टी में कुछ राज तो छुपा हुआ है। तो कई लोग जो गए और उस तरह से उनकी खुदाई की, और धीरे धीरे वो जो सभ्यता हमारे सामने आई। क्योंकि ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, उस समय की सभ्यता है, जब लिखित इसका वर्णन नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब पुरातत्ववेत्ता जब उसको खोजते हैं तो अब उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि कितना 20 ईसा पूर्व है। हम लोग कार्बन 14 के जरिए पता लगाते हैं कि कौन सा सामान कितना पुराना है। ठीक है ना। तो उसी तरह से प्रोफेसर मार्शल जो हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, और उन्होंने बतलाया था कि यहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी। बहुत सालों पहले यहाँ पर लोग रहते थे, उनकी एक परंपराएं जीवित थी। तो उन बारे में उन्होंने डिटेल से बतलाया। उन्होंने ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। उस समय क्या था ये तो अभी इसका लिखित कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो है सिंधु नदी के कारण विकसित हुई सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, आते हैं हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी, मैंने बताया अभी कि रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्योंकि जीने के लिए हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए, और वहीं पर जीवन विकसित होता है, पनपता है। तो इसीलिए जब भी कोई सभ्यता आप देखोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और जो 3 अदर सभ्यता, तो सभी किसी न किसी नदी के कारण ही के किनारे ही विकसित हुई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये त्राम कांस्य युगीन सभ्यता, त्राम कांस्य मतलब कि इस समय लोग तांबा और कांसा, ठीक है ना, उसके बारे में लोग जानते थे। ठीक है, इसका औजार उस समय मिला। उनके इस सभ्यता एक बीच में एकदम से गायब हो गए। मतलब कि ये किस लिए गायब हुआ पता नहीं, मतलब कि वहाँ पर भूखमरी आ गई कि बाढ़ आ गया, ये अभी तक भी खोज में नहीं पहुँचा है। वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं कि इस समय के लोग कैसे विलुप्त हो गए। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। लेकिन क्या था कि वो ये सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी जितना हम लोग आज भी नहीं है। यहाँ का जो रहन सहन था वो काफ़ी उम्दा तरीके का था। जो आप यहाँ पर खुदाई में मिले हुए चीज़ों को भी मैं दिखलाऊंगी, जो आज के समय से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो हुआ, अभी मैंने बतलाया कि जो है सर जॉन मार्शल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को का नाम दिए उसका। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्यों उनको दिया गया था कि आप जो है वो इस नदी इस सभ्यता की खोज कीजिए, ताकि वो इसके बारे में पता चल सके। चूँकि एक बात आपको यहाँ पर ये भी जानना होगा कि सर जॉन मार्शल जो थे ना, वो खुदाई के हेड थे, लेकिन
ये तो ब्रिटिशियन थे, लेकिन इसको खोजने वाले जो लोग थे ना, वो इंडियन थे। इंडियन लोग जो है वहाँ उसमें शामिल थे। तो आगे आपको पता चलेगा, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखिए। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो सिंधु नदी को ही सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सरस्वती नदी, हम लोग गंगा जमुना सरस्वती आपने सुना है नाम, तो सरस्वती नदी को ही सिंधु नदी के नाम से जाना गया, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। हम लोग ये बात जानते हैं कि अभी के समय में क्या है, गंगा और यमुना दो नदी तो है, लेकिन सिंधु नदी जो है यानी सरस्वती नदी, वो ज़मीन के नीचे बहती है, ऊपर दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और इसी नदी को वर्तमान में अभी के समय में ये घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी। ठीक है। तो आप ये चीज़ को जानेंगे कि घग्गर नदी ही सिंधु नदी है, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे, अभी बताए हैं ऊपर में हम लोगों ने देखा कि 1921 में इस सभ्यता का विकास हुआ, और इसको खोज करने वाले अभी मैंने बताया था ना नाम, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसको त्रामयुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तांबा का विकास हो चुका था, यानी तांबा के औजार से, तांबा के यूज से यहाँ के लोग जो है वो वाकिफ थे। ठीक है। तो तांबा की खोज यहाँ पर काफ़ी दिन पहले हो चुका था। और आप हिस्ट्री में जब आओगे, तो प्राचीन कालीन इतिहास में, तो वहाँ पर आप देखोगे एशियंट ये में, तो वहाँ पर तांबा की खोज फिर से की गई थी, क्योंकि ये सभ्यता विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात को समझना होगा कि सभ्यता ये थी तो बहुत पहले, लेकिन इसकी खोज होती है बाद में, है ना। इसकी खोज होती है तब जब अंग्रेजी शासन हमारे भारत में था, और वो अंग्रेजी क्या करते हैं, वो पाकिस्तान वाले में, अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज होती कब है, तो 1826 ईस्वी में। क्योंकि इसका बैकग्राउंड पहले आप समझ लो, फिर सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेंगे। 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यक्ति चार्ल्स मेंसन ने पाकिस्तान का दौरा किया। वहाँ पर क्यों दौरा किया? क्योंकि वहाँ पर वो रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे। ठीक है। दौरा किया, तथा हड़प्पा क्षेत्र के बारे में इन्हें कुछ आधारभूत जानकारी मिली थी। इन्होंने एक पत्रिका लिखा, एक एक आर्टिकल इन्होंने लिखा। उस आर्टिकल में इन्होंने इसकी सबसे पहले इसके बारे में कहा। इनके आर्टिकल का नाम था नेरेटिव ऑफ जर्नी, NARRATIV, है ना, नेरेटिव ऑफ जर्नी। इसमें सबसे पहले इन्होंने इसका जिक्र किया। फिर ये चीज़ें यहीं पर रुक गई। फिर उसके बाद जो है 1856 में, 1856 में के आसपास पाकिस्तान के दो क्षेत्र, कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम दो इंजीनियर को दिया गया। ये दो इंजीनियर जो हैं, उनको बंटन बंधु के नाम से जाना था, बंटन बंधु, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। जिसमें से एक का नाम था जेम्स बंटन और दूसरे का नाम था विलियम बंटन, इसलिए उनको बंटन बंधु कहा गया, क्योंकि उन दोनों भाई थे। के नेतृत्व में ये एक क्या किया गया, वहाँ पर एक सर्वे किया गया कि यहाँ पर लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जाए। 1856 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इस क्रम में उनको कई टीले मिले। टीले मतलब कि मिट्टी का जो टीला होता है ना, वो होता है, उसमें कई सुंदर सुंदर ईटा मिलना। ईटा जो होता है ना, उस समय विकसित ईटा था, तो ईटा का भी डिजाइन बहुत सुंदर था, तो वो ईटा मिलना इनको शुरू हो गया। ठीक है। अब वो क्या किया, वो जब ईटा मिला तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। वो काफ़ी आसानी से इन ईंटों को यूज करने लगे, और इसको बिछा बिछा करके रेलवे लाइन बिछाने लगे। ठीक है ना। तो इस समय क्योंकि वो तो एक इंजीनियर थे, उनको इस पुरातत्व से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको ईटा मिल रहा है तो वो अपना काम करने लगे। ठीक है। तो इस समय भी ये सभ्यता की खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 से 1857 तक खोज करने का प्रयास किया गया। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं ना, लेकिन उनको क्या हुआ, इसका मैंने नाम लिया अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना। तो
इस समय उन्होंने जो खोज करना स्टार्ट किया, लेकिन उनको यहाँ पर सफलता जो है वो नहीं मिली थी। ठीक है ना, सफलता बिल्कुल नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो है इस सभ्यता यहाँ की खुदाई फिर से शुरू किया और उनको यहाँ पर कई चीज़ें मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ देखते हैं कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग चूँकि तांबा से पहले ही परिचित थे, तो तांबा से कांसा बनाने की कला ये लोग जानते थे। तांबा से कांसा, जब तांबा में टीन को मिलाया जाता है तो कांसा तैयार होता है। और यहाँ इस तरह के बर्तन बनाना वगैरह, बर्तन हो गया, मूर्ति बनाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा ये लोग इस कला में माहिर थे, तो इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि आज हम लोग नगरों का विकास किस तरह से हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो आज भी हम लोग उतनी पुरानी सभ्यता होने के कारण बावजूद वो सभ्यता आज की सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रथम नगरी या क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लें। तो चार्ल्स मेंसन जो है वो हड़प्पा में, देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कब की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया 1826 में चार्ल्स मेंसन, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो बुक लिखा जिसका नैरेटिव ऑफ जर्नी आकर के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इसके बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें आते हैं कि ये जो यहाँ पर फिर से बाद में से खुदाई हुई, जिसका नाम मैंने आपको लिया अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पर खुदाई करना आरंभ किया था। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज का कार्य करते थे। इनकी ये जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का विकास जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका उस समय हमारे इंडिया में जो वायसराय थे, है ना, वो थे क्या, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, कई वायसराय हमारे इंडिया में बने, वो हम आपको हिस्ट्री वाले वीडियो में, वायसराय वाले वीडियो में बताऊंगी, ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो वो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ की खोज की, वहाँ की खुदाई की और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनको कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ है या क्या है, ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं गए। फिर क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जो है, ये सब चीज़ें जो हैं आप याद कर सकते हो कंपटीशन के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा डेप्थ में हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो कि भारतीय पुरातत्व का जन्म जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप देख सकते हो। लेकिन 1921 ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, जहाँ पर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले तो राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसका मैंने पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया है, उनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और ये राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो ये 2 ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग सारा कुछ देखेंगे विथ ईयर के साथ में कि क्या है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चार्ल्स मेंसन ने इसको नगरी सभ्यता कहा। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता किसने कहा, तो चार्ल्स मेंसन ने। कनिंघम ने इसे कुषाण कालीन सभ्यता कहा। ठीक है, और जॉन मार्शल ने इसे व्यक्तिगत उत्खनन आरंभ करवाया यहाँ पर, और इसे सुमेर, मिस्र और मेसोपोटामिया यूनान की सभ्यता के समकालीन बताया। जो मैंने अभी बताया कि सुमेर 4 सभ्यता हमारे यहाँ पर विकसित हुई, तो उन चारों सभ्यता में से जॉन मार्शल ने बताया कि नहीं, ये भी एक बहुत ही बड़ी सभ्यता है। तो हम लोग यहाँ पर देख ले कि जो
हड़प्पा सभ्यता है जो 1921 में विकसित हुई, जो है दयाराम साहनी के द्वारा, वो उसमें कौन कौन किस किस क्षेत्र की खुदाई की गई, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग आते हैं मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ये चिनाब नदी के कारण हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थान है ये। इसकी खोज जो है वो 1982 में किया गया, ठीक है। और इसके खोजकर्ता जो है वो कौन है, तो जगपति जोशी, ठीक है, मधुबाला। ये जगपति जोशी देखिए, जिसके जॉन मार्शल जो हैं उनके अंदर है, दयाराम साहनी काम कर रहे हैं, और दयाराम साहनी के अंदर में इस क्षेत्र में जगपति जोशी काम कर रहे हैं, मधुबाला काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर खुदाई हुई है, और साक्ष्य के रूप में क्या मिल रहा है, तो तीन संस्कृति का मिश्रण मिला यहाँ पर। जो मांडा में खोज किया गया, तो प्राक सिंधो, आद्र सिंधो और उत्तर सिंधो, ये तीन संस्कृति का यहाँ पर मिश्रण मिला। अब आते हैं हड़प्पा के ही दूसरे एरिया में, जहाँ जो है क्या, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये किस नदी में है, तो हिंडन नदी। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ रहा है। और ये जो है ये भी हड़प्पा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी खोज जो है वो 1958 में की गई। तो स्टार्ट किया गया था 1921 में, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी खोज की जा रही है। और इसको खोज करने वाला नाम था जो यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर रोटी बेलने वाला जो चौकी होता है ना, जिसमें हम लोग रोटी बेलते हैं, चकला, ठीक है, वो मिला है। और कटोरे का अनेक टुकड़ा मिला है, बहुत सारा कटोरा मिला है, और रोटी बेलने वाला चकला मिला है, ठीक है। चूँकि जो है हम लोग इतिहास कब से पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो है वो आदि मानव थे, और आदि मानव जो है आग की खोज की गई। अब ये आग की जब खोज की गई, ये सभ्यता उस से भी कहीं आगे की सभ्यता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग दिमाबाद जो क्या है, अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ये किस नदी के है, तो प्रवरा नदी के किनारे है ये सभ्यता। ये दक्षिणी भाग है आपका हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ पर मानव का सौधान मिला। मानव सौधान मतलब कि इंसान को कैसे दफनाया गया, तो उसका तरीका हम लोग आगे में डिटेल्स में देखेंगे। एक है क्या, सुतकान डेगोर है ना, सुतकान डेगोर। ये भी हड़प्पा, ये चार चीज़ जो है, चार हम लोग पार्ट देख रहे हैं, वो हड़प्पा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये कहाँ पर है, तो ये बालूचिस्तान, लकराना तट पर, ठीक है। तो ये किस नदी में है, नदी के किनारे है, तो ये दास्क नदी के किनारे है। हड़प्पा का ये पश्चिमी भाग है, हम लोगों ने अभी मैप में देखा। इसकी खोज 1927 में ही हो गई थी। इसको खोजने वाले मार्क आरेन स्टाइन थे, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या मिला, तो यहाँ मुहर मिला, जो हम लोग वहाँ पर, और भी उत्कीर्ण और कोई भी वस्तु, ज़्यादा कोई वस्तु यहाँ पर नहीं मिली थी। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में देख सकते हो। हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ये 5,02,097 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तथ्य आप, ये वाला जो पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। ये चीज़ें कि जिसको हम लोग रेडियो कार्बन डेंटिंग कहते हैं, C14, इससे पता चलता है कि कोई चीज़ें कितना पुराना है, जिसके ही आधार पर ये बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली जो प्रसिद्ध थी, तो यहाँ सबसे पहले पृथ्वी देवी, धरती की देवी का मूर्ति मिला, ठीक है ना। ये धरती की देवी का मूर्ति जो है यहाँ पर मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ और भी कई मूर्तियाँ मिली, कई प्रतिमाएं यहाँ पर मिली है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, कौन चीज़ कहाँ मिला उसको हम देखेंगे बाद में। तो यह कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में, ठीक है ना। ये जो मूर्ति ये बतलाता है कि हमारी धरती जो है वो एक माँ है, और ये माँ जो है यहाँ पर यहीं से सब कुछ जन्म लेता है, पौधा जो है जन्म लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये मूर्ति दर्शाता है। तो काफ़ी उम्दा सभ्यता रही है ये। उसके बाद
कई और भी कलाकृतियाँ जो हैं वो मिली। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, सबसे पहली जो मूर्ति है वो एक टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन उस समय की थी। यहाँ ये एक नर्तकी की मूर्ति है, यानी कि नाचने वाली लड़की का, जिसमें जो है ना काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि पशुपति का मोहर मिला। पशुपति मोहर यानी कि जितने भी जो जानवर हैं उनके भी एक भगवान है पशुपति, क्योंकि हम लोग पशुपति शिव को मानते हैं। तो इस समय बताया गया, दिखाया जा रहा है कि शिव जो है उस समय उनकी भी पूजा होती थी। तो ये पशुपति का मूर्ति यहाँ पर मिला है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ ये जो मिला है ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, त्रिमुखी पुरुष की एक चौकी के ऊपर पद्मासन किया हुआ ने बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनके सिर पर सिंह है। ठीक है, कलाई से कंधे तक उनके दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त है, मानी चूड़ियाँ पहना हुआ है दोनों हाथ में। और क्या है, और इसके कई जगह पर बैलों का चित्र है, शेर का है, बकरी का है, ये सब चीज़ें, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, ये सब 10 हिरन, मछली, घड़ियाल। तो ये मूर्ति दर्शाता है कि जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको देख रेख उनको देखने वाले जो है वो पशुपति भगवान है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। पुरोहित राजा या जो मोहनजोदड़ो में मिली है, ये जो है वो क्या है, उनकी एक दाढ़ी है। क्योंकि मूर्ति बनाना एक जब तक आप किसी कला में दक्ष नहीं होते हो, पूरी तरह से आपके अंदर स्किल्ड नहीं होता, तब तक आप मूर्ति नहीं बना सकते हो। आपके पास वो बारीकी हथियार होना चाहिए, आपके पास वो सोच होना चाहिए, तब आप कर पाते हो। तो इतने पुराने समय में लोगों के पास उस तरह के हथियार थे। हम लोगों ने बाद में पढ़ा कि हम लोगों ने पत्थर का औजार बनाया, फिर जा कर के हम लोग धातुओं से जो है मेटल्स वगैरह से हम लोग परिचित हुए। लेकिन इस समय के लोग ये सब पूरी तरह से विकसित रूप में ये चीज़ें से परिचित थे। ठीक है ना, एक नर्तकी का, 2 नर्तक का फोटो जो है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मूर्ति जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बारीकी काम किया गया है। जिनका जो आंखें झुकी हुई हैं, बाएं भुजा जो है वो कहाँ है, पीछे है। तो इस तरह से जो बनाना, क्योंकि ये मिट्टी का नहीं बनाया हुआ है, ये सब कांसा का बनाया हुआ है, ये सब जो है तांबा का बनाया हुआ है, क्योंकि कांसा का अधिक यूज किया गया था। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको हाँ, आइए हम लोग अब देख पाएंगे कि कब किस समय कौन सी सभ्यता आई है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि जितनी भी सभ्यताएं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आएगा, आप आराम से उसका आंसर आप दे पाओगे। तो आप यहाँ देख पाओगे कि हड़प्पा जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के में इसका स्थान जो है आप देख पा रहे हो, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया में है। ठीक है, ये जो है सभ्यता वो दूसरी राजधानी, इसमें क्या क्या विशेषता कि इसकी दूसरी राजधानी एक बड़ा नगर है। जो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले सब खोज की गई, सिंधु घाटी में सबसे पहला खोज हड़प्पा का ही किया गया था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में ये राखल दास के द्वारा ये चंदूहड़ो की सभ्यता ठीक है ना। तो ये 1931 में रोपड़, 1985 में। तो ये पूरा लिस्ट आपके पास है कि कौन सी सभ्यता कब विकसित हुई। हम सारा को पढ़ के नहीं बताएंगे, आप इसको पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पढ़ना है। तो कुछ भी आप याद यहाँ पर कुछ भी अगर याद रहता है तो आप आराम से अपना आंसर राइटिंग कर लोगे। लेकिन क्या है कि कंपटीशन की जब आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर इसको बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, डेट वाइज किसको मतलब किसने इसकी खोज की। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ,
क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बच्चों, वहाँ पर क्या है कि आपको ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आपको टर्म मतलब कि आपको रिजेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, मतलब कि आप किस तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं कि आप रिजेक्शन के लिए आपको पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पूरे लिस्ट को अच्छे से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़, अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो खोज है 1921 का राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल। ये इसका स्थान कहाँ है? तो पाकिस्तान, पंजाब, ये रावी नदी के कारण है। तो ये इसको किस किस नाम से जाना गया, क्या क्या इसमें विशेष था, वो सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया। आते हैं अब हम लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1922 में, जस्ट उसके 1 साल के बाद। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या? प्रेतों का टीला, मतलब कि जहाँ पर प्रेत रहते हैं, जिस जगह पर उसको प्रेतों का टीला बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब यही था। इसका और भी दूसरा नाम जो है दुर्ग टीला या स्तूप टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किस जगह से अगर हम लोग देखेंगे तो सर जॉन मार्शल के ही अंडर इसको की भी खुदाई की गई थी, है ना। यहाँ पर कई मतलब कंकाल जो हैं मिले, इसीलिए इसको भूतों का किला कहा गया। ठीक है ना। यहाँ जो है काफ़ी अच्छी मतलब कि पक्की हुई ईंट, बड़ी बड़ी 4:1 के रेशियो वाले, तो कई चीज़ें यहाँ पर मिली है खुदाई में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये चंदू दड़ों की सभ्यता, चंदू दड़ो, तो इसकी खोज जो है वहाँ डिटेल्स में तो आपने देख ही लिया है, कहाँ कहाँ ये है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यह एक औद्योगिक नगर की सभ्यता है। यहाँ पर चंदू दड़ों की सबसे बड़ी विशेषता ये है ना कि यहाँ का जो ईंट है वो एकदम एक तरह से अगर बोले तो स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, ये नहीं मतलब कि ये गोलाकार मतलब कि गोला के शेप में है। यहाँ का ईंट जो है वो मिला है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे क्या? काली बग्गा की सभ्यता। ठीक है ना। काली बग्गा का मतलब क्या? जैसे कि मोहनजोदड़ो का क्या था? प्रेतों का टीला, वैसे काली बग्गा नाम क्यों दिया गया इसको? काले रंग की चूड़ियाँ इसका मतलब होता है काली बग्गा, है ना। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर जो है ये नाम दिया गया। इसकी खोज जो है वो 1951 में हुई थी, जिसको आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ये है क्या? हनुमानगढ़ राजस्थान में ये है। ये यहाँ पे खुदाई में मिला है। ये नदी, ये घग्गर नदी जो सरस्वती नदी है उसके आसपास की ये सभ्यता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं रोपड़ का खोज जो है वो इसका किस नदी के किनारे है। तो ये जो आपका पॉइंट आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पर, इस सब को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। रंगपुर की खोज कब हुई, इसकी खोजकर्ता कहाँ थे, इसका कौन सा स्थान था, किस नदी किनारे था, लोथर, ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। लोथर जो है, आइए लोथर के बारे में हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा, क्योंकि लोथर ही वो जगह था जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, तो यहाँ से मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस सब एक साथ की सभ्यता थी। तो उस समय से जहाज, पानी वाले जहाज यहीं लोथर में आते थे और यहाँ की पर अपने गुड्स का सप्लाई करते थे, या फिर यहाँ से उन जगहों पर अपनी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काम होती थी। ठीक है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम लोग अभी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा विकसित है, लेकिन उस समय ये और ज़्यादा भी विकसित थी, जहाँ वहाँ खुदाई में ये चीज़ को मालूम चला है। तो लोथर ये कौन सा जगह हो गया? अहमदाबाद गुजरात वाला एरिया है ना, भोगवा नदी के किनारे ये नगरी सभ्यता थी। इसी लोथर को बोला जाता, क्वेश्चन पूछता है कि बंदरगाहों का शहर किसको कहा गया? तो लोथर को, है ना। वहाँ पर बंदरगाह जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अग्नि पूजा प्रचलित थी। अग्नि पूजा मतलब कि जो आग का पूजा करना। ठीक है ना। तो आलमगीरपुर की खोज जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है, हिंडल नदी, उसके कारण में यज्ञदत्त ने इसकी खोज की है।
ठीक है। तो यहाँ पर सुतकोटदा, इसकी कब खोज हुआ, किसने खोज किया, कहाँ पर है, किस नदी किनारे, ये सब क्वेश्चंस पूछता है, फ्रिक्वेंटली पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। राखी गढ़ी सुतकोटदा जो है, जहाँ पर आगे आप देखोगे कि यहाँ पर घोड़े के शेष मिले उस समय, है ना। फिर ये राखी गढ़ी की खोज यहाँ पर अभी शॉर्ट में आपको सिर्फ ये दिखला रहे हैं खोज कब किया गया, और इसको जो है मतलब खोजकर्ता कौन है, किस नदी किनारे हुआ है, ये सारी बातें। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या है, बनावली जो है ये कहाँ पर है, ये है हरियाणा, हिसार में, और ये घग्गर नदी के किनारे विकसित थी। मांडा, ये धोरावीरा का मतलब क्या होता है, सफ़ेद कुआं। ठीक है, क्यों इसका नाम सफ़ेद कुआं पड़ा, आगे हम लोग सब कुछ दिखेंगे। और ये संभात का क्षेत्र, इसकी खोज 2002 में हुई है। ये अभी से खोजकर्ता कौन है, तो कतिक रोली, ठीक है, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे इसकी खोज हुई 2002, काफ़ी ये रिसेंट ईयर है। सबसे अभी का जो देखेंगे तो सबसे नया खोज जो है वो 2002 में अभी ही सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। तो यहाँ पर पूछता है कि कौन सब अभी नया खोज कब हुआ, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आते हैं कि देखते हैं कि इन लोगों का जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो मातृ प्रधान थी। यहाँ पर औरतों को काफ़ी औरत प्रधान मतलब कि महिला प्रधान ही था, पुरुष प्रधान ये नहीं था। पुरुष प्रधान ये बाद में हुआ हमारा समाज, लेकिन सबसे पहले ये माता को वैल्यू दिया जाता था यहाँ पर, और वही जो है वो घर को संभालने का काम किया जाता था। उन्हीं के ही विचारों को, उनके ही बातों को माना जाता था। ठीक है ना, तो ये मातृ प्रधान सभ्यता थी, तो ये जरूर याद रखना है। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी ना वो प्रजातांत्रिक थी, यानी कि कोई यहाँ राजा नहीं था, सभी लोग जो है यहाँ पर एक बराबर थे। ठीक है, ये दोनों बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। आते हैं हम लोग इसके वास्तुकला में। वास्तुकला की यानी कहने का मतलब कि यहाँ का जो घर होता था, जो बाजार होता था, वो किस तरह की बनावटें किस तरह की होती थी, सड़कें वगैरह की बनावट कैसा था। तो अगर आप देखेंगे तो भवन का निर्माण की कला, वास्तुकला जो है इसको कहते हैं हम लोग। चूँकि यहाँ पर जो सड़क थे ना वो एकदम सीधे लाइन पर हुआ करते, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं होती थी। ठीक है, और सड़क जो है एकदम सीधी बनती थी, और क्या होता था कि सभी जो है एकदम समकोण पर बनाया जाता था, और उसके किनारे किनारे घर बनाया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको काफ़ी विकसित नगरीय सभ्यता माना गया है। आजकल हम लोग घर देखते हैं, ये घर बना लिए, उसके बाद देखेंगे सड़क कैसे टेढ़ी मेढ़ी बनती चली गई। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि सड़क एकदम समकोण में एकदम सीधी होती थी, और उसके किनारे किनारे नालियाँ जरूर होती थी। ठीक है, और आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना किस तरह से दिखता होगा यह सभ्यता, बहुत ही मज़ेदार। तो और जितनी भी चीज़ें थी, सड़कें, जो घर जो होते थे ना, हर घर में रसोई घर होता था, नहाने का घर होता था, और घर के बीच में आंगन होता था। ठीक है, इस तरह की घर सभी का मतलब लगभग सभी का घर होता था। और जो घर का जो दरवाज़ा था ना वो रोड की तरफ ना खुल करके छोटी मतलब ये से पर खुलता था, मतलब छोटे रास्ते पर खुलता था, जो रास्ता मेन सड़क पर जाकर के मिल जाता था। तो ये एक यहाँ का बहुत ही उम्दा, मगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा सभ्यता था। ठीक है, इनका धार्मिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे, ये प्रकृति के नेचर के पुजारी थे। ये मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसका फिगर हम लोगों ने अभी भी देखा। ये इनके इष्ट देव थी, है ना। चूँकि मातृ प्रधान था ही, इसलिए माता को ही यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिया गया। भूमि माता को यहाँ पूजा किया गया। ऊपर से कुबड़ वाला बेल, पशुपति और पीपल का वृक्ष, इनकी पूजा होती थी। पवित्र पशु के रूप में अगर देखते हैं तो कुबड़ वाला बेल जो है, इसी वही बसहा बेल जिसको बोला जाता है, उसकी पूजा होती थी। पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, और सबसे पवित्र पक्षी को कबूतर माना जाता था। ठीक है, तो ये सब मूर्तियाँ भी वहाँ पर मिली भी हैं। अब आके देखते हैं कि यहाँ का जो धर्म कैसा था। धर्म के नज़रिए से अगर हम देखें तो जादू टोना
काफ़ी विकसित था, है ना। यहाँ पर ताबीज़ों का भी प्रचलन काफ़ी अच्छा था, मूर्ति पूजा था, है ना। मंदिरों का निर्माण तो नहीं हुआ था, लेकिन पशु का बलि की प्रथा थी, ठीक है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर भी लोग विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है यहाँ पर प्रचलित थी, या यानी कहा जाए तो आज के समय से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती सभ्यता उस समय। आर्थिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोग कृषि के कला से भी पूरी तरह से वाकिफ़ थे। यहाँ पर कपास, गेहूँ, जौ ये सब सभी उगाते थे, है ना। और यहाँ पर यूनानी कपास को सिंडोर और मेसोपोटामिया के लोगों को महुआ मतलब कि कहते थे, यानी कि कपास जो है वो यूनानी कपास को सिंडोम, या जो यूनानी लोग थे इस कपास को सिंडोम, और मेसोपोटामिया के लोग इस कपास को महुआ कहते थे, ठीक है ना। तो ये बात पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कपास को किन किन नामों से जाना गया, यानी कि यूनानी लोग किस नाम से जानते थे, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। ये विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का यहाँ पर ये मिला साक्ष्य मिला। चावल यहाँ पर नहीं उगाया जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर कुछ जले हुए गेहूं के टुकड़े मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, तो इससे मालूम चला है कपास गेहूं जो यहाँ पर मिलती थी। और सिंचाई की पद्धति क्या थी, रहत मतलब कि सिंचाई की पद्धति काफ़ी अच्छा थी, नहरों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। अगर पशु के रूप में देखें तो पशुपालन में यहाँ पर सब लोग बैल, गाय, बकरी, भैंस, भेड़, गधे, ऊँट सभी को पालते थे, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि घोड़ा से ये अपरिचित, यानी घोड़ा को ये मतलब नहीं पालते थे, लेकिन अभी के समय में जो भी चीज़ें हम लोग पालते सब ये लोग यहाँ पर पालते थे, घोड़ा केवल नहीं पालते थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि घोड़ा से ये लोग अपरिचित थे, यहाँ पर ऑप्शन में दे देता है। और लेकिन क्या है, सुत कोटडा, है ना, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, यहाँ पर आपको घोड़े के अवशेष अस्थियाँ मतलब मिले हैं। गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए यहाँ पर, जो है जहाँ पर सुतकोड्डा में कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था उसमें गाय बैल उस समय वो पालते थे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या क्या जानवरों को वो जानते थे, तो परिचित जानवर और अपरिचित जानवर, शेर को लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो इसका एक सूची यहाँ पर आप देख सकते हो, घोड़ा भी इसमें शेर में शामिल हो सकता है ना। तो सभी जानवर यहाँ पर देखने को मिले। अगर हम लोग व्यापार के लिए देखें तो व्यापार के लिए, बिजनेस करने के लिए जल मार्ग और थल मार्ग दोनों मार्ग का ये यूज करते थे। कहाँ कहाँ लोगों से व्यापार करते थे, तो फारस यानी कि दिलमुन या बहरीन तथा मकरान तट से ये व्यापार करते। साथ ही साथ इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के साथ भी होता था, ठीक है ना। ये अब किस तरह का व्यापार करते थे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, आयात निर्यात का व्यापार करते थे। तो कौन कौन सा व्यापार किसके साथ करते थे, टीन और चांदी का व्यापार अफगानिस्तान से करते थे। लजवाई मनी और नील रतन का जो है वो अफगानिस्तान से से करते थे। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान से तांबा का राजस्थान से खेतड़ी से करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी से कपास रोम में निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता, रोम को भेजा जाता था, है ना। यूनानी लोग, जिसको अभी नाम मैंने देखा कि अभी दोबारा यहाँ पर फिर से टाइप हो गया है, ठीक है, इसको सिंडोम कहते थे, और मेसोपोटामिया लोग उसके मेहुआ कहते थे। अगर बोला जाए तो नाप तोल करने के लिए यहाँ पर 16 आना था, ठीक है ना। 16 के तर्क थे, यानी कि 1 2 4 8 16 32, है ना। इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए इसके नाप तोल का मतलब बोलते हैं ना, बटखारा वेट जो है वो था। मुहर जो था यहाँ का वो चकोर था, स्क्वायर के शेप में। आगे देखते हैं कि ये जो है मृत्यु संस्कार, यानी कि जब लोग मरते थे तो किस तरह से उनका दाह संस्कार किया जाता था। तो यहाँ कई मतलब कि प्रथाएं प्रचलित थी। तो जलाना भी एक प्रथा था, इसमें जो है शव को क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, है ना। तो इसमें शव को
पूर्ण रूप से जलाने के बाद उसका जो भस्म होता था उसको मिट्टी में मतलब किसी पात्र, मिट्टी के पात्र में रख करके दफना दिया जाता था। ठीक है, ये जो प्रथा था वो हिंदू प्रथा से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये काफ़ी प्रमुख प्रथा थी, लेकिन कहीं कहीं पर दफनाने की भी प्रथा थी। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर शव को क्या किया जाता, पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्म को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना भी दिया जाता था, और नहीं तो इसमें शव को डायरेक्ट मिट्टी में दफना दिया जाता था। तो ये मुस्लिम प्रथा से काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई है। अगर आंशिक समाधिकरण, इसमें क्या है कि जो भी शव होते थे, जो लोग मर जाते थे उसको खुले में छोड़ देते थे, ताकि इसलिए कि मरने के बाद उनका जो शरीर है वो किसी के भी भूख को मिटाने का काम आए, तो इसको चील कौओं को खाने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रथा है वो पारसी प्रथा से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर में ही जो खुदाई में मिली है उसको हम लोग थोड़ा देख लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो फिगर में वो क्या है, 2 कतारों में कुल 12 अन्य भंडार है, यानी 2 लाइन बंद से घर बनाया गया था जहाँ पर अनाज को रखने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर क्या है, श्रमिकों का आवाज़, जो श्रमिक होते थे ना उनको, उनके लिए घर कैसा होता था, तो ये फिगर आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों यहाँ आप यह क्वेश्चन अगर लॉन्ग में अगर देखोगे तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। तो विशेषता आप देख सकते हो, नंबर 1 आप नोट कर सकते हो, क्या है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। पहला नंबर, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि नगरों का अच्छा विकास था, कांसा का लोग जानते थे, है ना। तीसरा पॉइंट है कि ये अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। अर्ध ऐतिहासिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसके कुछ लिपियों को पढ़ा जा चुका है, कुछ लिपियों को नहीं पढ़ा जा सका, तो इसलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग जो है ना शांति प्रिय थे, इसलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका शांति प्रिय सभ्यता हो सकता है। यहाँ के लोग जो है ना व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ये व्यापार काफ़ी ज़्यादा उम्दा तरीके से यहाँ होती थी, और ये एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों रूप में ये चारों रूप में ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो इसके विशेषताओं के रूप में। तो 6 पॉइंट काफ़ी है। अगर बोला जाए तो यहाँ के जो बनावट थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी क्या विशेषता थी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ लिख सकते हो नंबर 1 में कि दरवाज़ा जो है वो पतली सड़क की तरफ, पहले तो सभी क्या स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर के जैसे सड़क होते थे एकदम, और सीधी सड़कें होती थी। दरवाज़ा जो है पतली सड़क की तरफ खुलते थे और फिर जाकर मेन सड़क में मिल जाते, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर सड़कें जो हैं, दरवाज़ा जो है लोथर में अगर हम देखें तो दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। हर घर में कुआं होता था, ठीक है ना, और जल की निकासी का काफ़ी अच्छा प्रबंध था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सब जगह पर सभी घरों में शौचालय हुआ करता था। सभी मतलब कि घरों में स्नान घर तो होता था, लेकिन कहीं कहीं पर सामूहिक रूप से स्नान घर और अन्य रखने का घर जो है ना वो मतलब मिला है। तो स्नान घर जो है वो विशेष अवसर पर लोग पूजा पाठ के समय में वहाँ स्नान करते थे, जिसका फिगर में हम लोग आगे देखेंगे। और अन्य रखने का फिगर तो आपने यहाँ पर देख लिया है। सभी लोग जो है एक जगह अन्न अपना अनाज रखते थे और वहीं से सब लोग अपना खाना पीने के काम करते थे। ये आप देख पा रहे हो कि 837 का ये देखिए कब्रिस्तान है, ये उस समय का मिला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एच टाइप का कब्रिस्तान जो है वो आपको यहाँ पर देखने को फिगर वाइज आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जो चीज़ें खुदाई में मिली है उस चीज़ों को फिगर वाइज मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए लकड़ी की नाली होती थी, लकड़ियों से बनाया जाता था ताकि ये पानी का निकासी अच्छे से हो सके। टीले नाम का माउंट था ये, ठीक है, ये सब माउंट्स है। और फिर यहाँ आप देखिए कांसा का दर्पण, मतलब कि चेहरा देखने के लिए दर्पण का है। जला हुआ गेहूँ, मैंने आपको बताया था ना कि जला हुआ गेहूँ का उसमें मिला, चावल नहीं, यहाँ पर नहीं मिला था। खुदाई में आपको जौ
मिला है ना, भूसे के तिनके वगैरह जो है वो मिले थे, जो महिला की जो एक मूर्ति मिली थी, जो क्या है, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर माता देव जो है भूमि माता का मूर्ति मिला। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर, ये देवी पृथ्वी माँ का प्रतिमा जो है वो मिला। तो ये सब चीज़ें फिगर वाइज में आपको दिखला रही ताकि अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है ना। ये देखिए, मक्खी के आकार की गुड़िया मिली, यानी कि मक्खी का चेहरा है वहाँ इसका, और उसका गुड़िया मिली, हो सकता है बच्चे खेलते होंगे। कांसे की इक्का गाड़ी मिली, इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, कांसा की बना हुआ। संघ का बना हुआ बैल मिला खुदाई में, है ना। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, एक बर्तन है, इसे मछुआरे का चित्र बना हुआ ये मिला है। आते हैं आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विशाल अन्नगार, अन्नगार मतलब अन्न रखने का जगह जो है वो यहाँ पर मिला है। और सामूहिक रूप से किसी किसी ओकेजन में यहाँ पर स्नान करने का जो जगह, सब ये सब खुदाई में हमें मिली है। और पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब जो लोग पंडित लोग होते थे, पूजा पाठ करवाने वाले, सभा भवन, ये सब का भी वहाँ पर मिला है। 16 मकानों का बेरक मिला है, एक साथ 16 मकान एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। उस समय का महाविद्यालय, ठीक है। और यहाँ पर एक ही कमरे में 13 व्यक्तियों का यहाँ पर मिला है, एक ही कमरे में 13 व्यक्ति जो है वो उनका अवशेष मिल रहा है। घोड़े का दांत मिला है, ठीक है ना। हाथी का कपाल मिला है, सूती कपड़ा का भी वहाँ पर चिन्ह मिला है। इसके साथ में बंदर की देखिए यहाँ पर मूर्ति है, दाढ़ी वाले पुरोहित का फोटो है, मतलब कि मूर्ति, ऐसा भी सभी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। सेल खड़ी में जो पुरोहित है उसका एक मूर्ति मिला हुआ है, जो टूट तो गया है लेकिन खुदाई में, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मिली। 3 मुख वाले यहाँ पर पुरुष का भी ये मिला है, जो ब्रह्मा के को हम लोग इस रूप में देखते हैं। तो ये है, कांस्य की मूर्ति मिली है, सेंधव शिल्प के ये पर। तो जितनी भी बातें कही गई हैं उन सभी का यहाँ जो है अवशेष मिला है। कुआं का अवशेष है, पशुपति का जो फोटो मिला है, कुबड़ बेल इसके जो धार्मिक होते थे, है ना। आधा भाग मानव और आधा भाग बाघ का भी ये जो है अवशेष यहाँ पर मिला हुआ है, जो है आधा भाग स्टार मछली और आधा भाग बाघ, ठीक है। ये सब आकृतियाँ बनी हुई मिली है ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को आपको सामने दिखलाया विद फिगर, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ें मिला है। सिर वाले 3 सिर वाला हिरन मिला है, बाघ मिला है, ठीक है ना। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो मिला है। शतरंज भी उस समय खेला जाता था, उसका अवशेष जो है यहाँ मिला है। चंदू दहों में देखिए क्या मिला है, चंदू दहों में वहाँ पर क्या बोलते हैं, मन के गुड़िया मिला है। मन के मतलब जो गले में पहनते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिली है। इसको आभूषण कहते हैं, आभूषण का अवशेष मिला है। यहाँ पर प्रसाधन के साक्ष्य भी मिले हैं। लोग जो है, अभी हम लोग ने देखा कि हाल तक में इंडिया जो है बाहर में शौच करता था, तो उस शौच को मतलब कि हटाने के लिए मोदी जी ने कई प्रयास किए। लेकिन उस समय की सभ्यता इतनी अच्छी थी कि सभी के घरों में एक बाथरूम जो है, लैट्रिन रूम हुआ करता था। वृत्तकार ईंटें मिले, गोल गोल तरह का ईंटा, जो हम लोगों ने भी देखा। तो कौन चीज़ कहाँ मिला, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। लोथर में नाव का चित्र मिला है, ठीक है ना। बंदरगाह का शीशम मिला है, गोदीवाड़ा में बंदरगाह का चित्र मिला है। दिशा नापने का ये जो यंत्र आप देख पा रहे हैं, दिशा नापने का यंत्र है, जो मोहनजोदड़ो में मिला है, सॉरी लोथर में मिला है। लोथर वो एरिया था जो बंदरगाह था, गुजरात वाला एरिया में। पारस की खाड़ी की मुहर मिली है। पारस का कुछ मुहर, जो चीज़ सरकारी चीज़ों में, राजनीतिक चीज़ों में मुहर लगता था, वो मिला है। हाथी के दांत का कुछ औजार है यहाँ पर। और धान की भूसी जो है उस समय की, वो मिली है लोथर में। और ये देख रहे पा रहे हैं आप, चक्की, जिसको आटा पीसने वाली चक्की, जिसको कहा जाए कि पत्थरों से बना हुआ अभी का अवशेष है। और घोड़े की मूर्ति, जब मैंने वहाँ देखा था, क्या है, टेराकोटा में घोड़े की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ में लोथर में युगल सौधान, यानी कि एक पुरुष और महिला का एक साथ दफनाया हुआ
हड्डियों का अवशेष मिला। ठीक है, कुआं और लोमड़ी का चित्र बना हुआ एक हांडी मिला, इसको मृत भांड कहते हैं। ठीक है, और मनके की दुकान मिली, मनका जहाँ पर जो है जेवर बेचे जा रहे हैं वो चीज़ें। अब आएंगे हम लोग काली बग्गा में। काली बग्गा में देखिए क्या मिल रहा है, जुता हुआ खेत मिला है ना। यहाँ पर जो जुताई किया हुआ खेत है वो मिला, लकड़ी की नाली वगैरह है ये मिला, हवन कुंड ये सब मिला जहाँ पर पूजा वूजा हो रही है, और सिंधु डिजाइन वाली बेलनकार मुहर मिली है ना। सरकारी चीज़ों में काले रंग की चूड़ियाँ मिली। काली बग्गा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कहाँ पर क्या मिला है ना। उन्नत किस्म के जौ मिले कहाँ पर, बनवाली में। मिट्टी के खिलौने मिले जहाँ पर जो है बच्चों के लिए तांबे के बान मिला है। ठीक है, रंगपुर में चावल का शेष मिला है। रंगपुर में चावल यहाँ पर था, लेकिन और हड़प्पा में चावल यहाँ के लोग नहीं जानते थे, लेकिन रंगपुर में इससे परिचित थे। सुत कोतडा की बात करें हम लोग तो यहाँ पर घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, घोड़े की हड्डी मिली है। बर्तन में सावधान, मतलब कि वहाँ पर ये मान्यता है, सुत कोतडा में ये मान्यता थी कि मरने के बाद भी लोग जिंदा होता है, इसलिए जब मरते थे तो उनके साथ में सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ों भी दफनाया जाते थे। तराजू जो है वो उस समय का मिला है। आलमगीरपुर में रोटी बेलने वाली चौकी, जो जिसकी इसकी हम लोग बात की वो कहाँ पर मिला है, वो बातें यहाँ पर मैं दर्शा रही हूँ। धोरावीरा में यहाँ पर सेलकृत जल कुंड, यानी कि यहाँ जल को स्टोर करने के लिए मिला है, मतलब कि ये सब यहाँ पर जो जल को स्टोर किया जाता था। उत्तम किस्म का जल निकासी का व्यवस्था यहाँ पर था। तांबे का बाट मिला, जो हम लोगों ने 16 बाट से यहाँ पर देखें वो यहाँ पर मिला है। पॉलिश किया हुआ श्वेत पत्थर, पॉलिश किया हुआ जो है, जो श्वेत कुआं के अंदर में ये चीज़ को मिला है। और क्या उसके बाद में सिंधु लिपि जो है वो इस तरह से ये जो है लिखी गई थी, जो मिली है। तो इसको पढ़ा नहीं जा सका है, कुछ समझा जा सका है, इसलिए इसको आर्ध सभ्यता भी कहते हैं। उसी तरह से अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में कुत्ते और मालिक को दफनाने का ये था। आप हिस्ट्री में देखोगे जब इसको, तो रोपड़ ऐसा था कि कुत्ता को, हर एक व्यक्ति को कुत्ता पालना जरूरी होता था, और वो जब वो आदमी मरता था तो कुत्ता को भी उसके साथ में दफना दिया जाता, चाहे वो कुत्ता मरे चाहे ना मरे। ठीक है ना। संघोल में यहाँ पर 3 स्थानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हड़प्पा, रोपड़ और बाड़ा के कब्रिस्तान एवं संस्कृति का जो ये है, हड़प्पा में जिस तरह से किया करते थे उस तरह से रोपड़ में कैसे किया जाता है वो सब सभी का यहाँ पर अवशेष मिला है संघोल में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो वही हम लोग यहाँ पर अगर सावधान की बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला कि एक ही जगह पर, लगता है कि सभी लोग जो मरते थे एक ही जगह पर दफना दिया गया, या फिर उससे हो सकता है कि उस समय कोई महामारी हुई थी, एक ही रोग किसी को हो गया था तो सभी जो है एक साथ हुए तो यहाँ पर दफना दिया गया। सुतकोडना में बर्तन के साथ दफनाया गया। ठीक है, रोपड़ में कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाया गया। लोथर में पुरुष और महिला को साथ में दफनाया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। भवनों की बात अगर करें तो हड़प्पा में मिला है अन्नागार है ना, जहाँ पर 2 कतारों में 12 अन्नागार, मतलब कि घर अन्न रखने वाला घर होता था, जिसको हम लोग मतलब एक गोडाउन के रूप में अगर इसको हम लोग बोल सकते हैं। हड़प्पा में जो है श्रमिकों का आवास मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल, एक ही जगह पर बहुत सारा विशाल अन्नागार मिला। मोहनजोदड़ो में पुरोहितों का घर मिला। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से निकल कर के आता है कि कहाँ पर क्या मिला, इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो अगर आप याद करते हो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लिख ही लोगे, लेकिन शॉर्ट्स में भी आप इसको अगर पूरे लेक्चर को अगर ध्यान से सुनते हो तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या मिला है, और इसको आप पेन डाउन जरूर करोगे ताकि 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको ये कंठस्थ हो जाए। मोहनजोदड़ो में 16 मकान एक जगह पर मिला है ना। महाविद्यालय जो है वो मिला है मोहनजोदड़ो में। कुआं का अवशेष मिला है ना। हवन कुंड कालीबग्गा में मिला है।
और जो प्रधान था यानी कि बाथरूम लैट्रिन रूम जो है वो चंदूहाड़ों में मिला। तो कौन चीज़ कहाँ मिला ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों की जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो रही हैं। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो कैसा था, धोड़ावाल में जल कुंड था वो कैसा था, वो चीज़ कहाँ मिली वो ठीक है, लेकिन जो एक दूसरे को जो कोरिलेटेड कर रही है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। घोड़े का अवशेष जो है सुतकोड्डा मिला, लोथर में घोड़े की मूर्ति मिली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि जो पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता है जिसमें कई सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने देखा जो एक साथ उस समय वहाँ पर लोग रहते थे, आपस में व्यापार करते थे, जीवन यापन करते थे, और उस समय का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्कृष्ट तरीके का था। वो हम लोगों को हम लोग यहाँ पर समझा और देखा। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर आप इसको देख पाओगे कि ये किस तरह से इसकी सभ्यता की विशेषता क्या थी, यहाँ के जो घरों का विशेषता किस तरह से था, तो उसका आंसर आप दे पाओगे। ये जो सभ्यता है कई लोग इतिहासकार जो है इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। कई भी कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पूरी सब जगहों पर एक साथ आग लगने के कारण यह सभ्यता एक साथ खत्म हो गई। ये अचानक से ये सभ्यता खत्म हुई। कोई सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती है लेकिन ये अचानक से खत्म हुई थी। उस समय की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोगों का कहना था कि बाढ़ आने की वजह से एक साथ, क्योंकि नदियों के किनारे था, नदियों में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया जिसके कारण एक साथ ही पूरी सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है। तो और कुछ का कहना है कि सूखे के कारण ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई। तो इसके खत्म होने का, इस सभ्यता के खत्म होने का काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो सच है कि 1750 तक में ये सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, जो काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। फिर उसके बाद मानव जाति ने फिर से अपना एक सभ्यता बनाया, फिर से धीरे धीरे करके विकसित हुए जो हम आज के समय में खड़े हैं। तो बच्चों ये जो सभ्यता के बारे में आप को जान करके कैसा लगा, आपने क्या अनुभव किया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मैसेज करके भी अगर जो बातें समझ में नहीं आई या और भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ और जानना चाहते हैं तो ये सब बातें आप हमको मैसेज करके या कमेंट में ज़रूर बतलाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इतिहास के कुछ और सुनहरे बातों को लेकर के, सुनहरे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।